नमस्कार दोस्तों। यूएसए's लॉस इज इंडियाज गेन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए अपना लॉस खुद कैसे कर रहा है और उसके बानक बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उससे इंडिया को हल्के 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 क्या फायदा हो रहा है और लॉन्ग टर्म में जाके इंडिया का कितना फायदा होने वाला है। इस पर निर्भर करता है दोस्तों आज का वीडियो मेरा। शुरू करते हैं पहले ट्रंप की हरकतों से। आपने देखा होगा कोई एक पागल कुत्ता जब किसी सड़क पे निकलता है ना, तो जो मिलता है उसको काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली उसको गोली मार के मारना ही पड़ता है। मैं ट्रंप की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, जहां भी जा रहे हैं उलटफेर मचा देते हैं। वो चाहे अभी कह रहे हैं कि 500% टैरिफ लगा देंगे इंडिया, चाइना और ब्राजील पे, क्योंकि वो रशियन ऑयल ले रहा है, और उसको कहते हैं सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। और इसके बारे में जो उनके सेनेटर है ना, लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने ये कहा है कि ये पास हो जाएगा एंड दिस बिल हैज ट्रम्प्स बैकिंग। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस एंटायर वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू ए वेरी अनप्रेसिडेंटेड फेज, जो कि एक पावर पॉलिटिक्स है जो ट्रम्प खेल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। वो चाहे आप अपना ग्रीनलैंड ले लो, वो कहते हैं मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। अब डेनमार्क कहता है कि वो मेरी टेरिटरी है। पूरा यूरोप साथ में खड़ा हो गया ग्रीनलैंड के। कर कुछ नहीं पाएगा। लेकिन अमेरिका खुद अपने दुश्मन बना रहा है, चाहे वो दुश्मन आज की डेट में कुछ कर ना पाए, लेकिन बना रहा है। फॉरेन के लीडर्स जो आते हैं प्रेसिडेंट हाउस में, उनकी इंसल्ट कर देता है। आप ये देखिए, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, उनकी इंसल्ट कर दी मैक्रोन की। उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तो कई बार कर चुका है, एक्सेप्ट पुतिन और जी। इवन मोदी जी को भी उसने गेट पे आके रिसीव नहीं किया व्हाइट हाउस में। एक तरीके से इंसल्ट ही है। दूसरा, बैठे बैठे कल उसने क्या कह दिया कि इंडियन पीएम ने मुझसे कहा प्लीज सर कैन आई सी यू। मैंने कहा हाँ आ जाओ, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब बैठे बैठे। ना मोदी जी ने कुछ कहा, कि मोदी जी की आदत ही नहीं है किसी को सर बोलने की, सुना ही नहीं आपने कभी होगा। लेकिन बोल दिया तो बोल दिया। अब वो प्रेसिडेंट ये नहीं जानता कि वो यूएस का प्रेसिडेंट है। जैसा भी हो, यूएस का प्रेसिडेंट है, उसका एक एक वर्ड वो सुर्खियों में आता है। अच्छा, इसके अलावा चलिए वो बात तो अलग हो गई। दो शिप पकड़ लिए, कहते हैं यूक्रेन की। वो कहते हैं उसमें रशियन फ्लैग भी लगा था, लेकिन वो शैडो शिप्स थी। अब रशिया की बेइज्जती भी हुई है, क्योंकि रशिया ने अपने सबमरीन्स लगाई थी उसको सेव करने के लिए, उन टैंकर्स को। लेकिन फिर भी अमेरिका ने पकड़ लिया दोनों को और उनको यूएस ले गए। ऑयल का कह रहे यूज करेंगे। अब ये देखिए, इंसल्ट हो गई रशिया की। चाइना की इंसल्ट अलग कर रहा है, नेटो की इंसल्ट अलग कर रहा है, मोदी की इंसल्ट अलग कर रहा है। एक पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सबकी इंसल्ट कर रहा है बंदा। आज वो ओपनली अगेंस्ट आ गए हैं, जैसे उसने वेनेजुला पे किया। अच्छा, आपको एक बात पता है दोस्तों, वेनेजुला में उसने हथियार तो लिया वेनेजुला, लेकिन आपको पता है कि वेनेजुला का जो ऑयल है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, उसमें टार का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो उसको रिफाइन करना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए अभी तक कोई ऑयल की कंपनी जो यूएस की कंपनी है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है। और वो जानते जानते हैं आप, $53 बिलियन प्लस 15 ईयर्स का टाइम लगेगा 1 मिलियन बैरल पर डे निकालने के लिए। और अगर 1 मिलियन बैरल पर डे को 3 बिलियन बैरल पर डे करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए $153 बिलियन लगेगा, प्लस 20 साल का वक्त लगेगा। इतना वक्त किसके पास है? तो यहां पे भी डाउन। उसके चालबाजी काम नहीं आ रही है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि वो एक बेताज बादशाह बन के पूरी दुनिया पे उथल पुथल किया हुआ है। कल को कह रहा है कंबोडिया पे अटैक कर दूंगा, क्यूबा पे अटैक कर दूंगा। कभी कहता है मैं कनाडा मेरी 51st स्टेट है, तो कभी कहता है कि ब्राजील बन जाएगी, कभी कहता है मैक्सिको बन जाएगी। उस आदमी का पता ही नहीं चलता। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हर आदमी यूएस से डर रहा है। पहले जिसे अपना दोस्त समझता था पूरा यूरोप, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, जापान, ऐसी ऐसी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जो कि उस कहती थी कि भाई हम उसके बिना नहीं चल पाएंगे, हमको अपनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमारा बड़ा भाई खड़ा हुआ है। वो सब डर रहे हैं। वो कहते हैं ये आदमी कब पलट जाए, पता नहीं चलता। और एक बात, ये बॉटम लाइन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं कि आज ट्रंप है,
कल को कोई और आएगा, हो सकता है जेडी वेंस आ जाए, हो सकता है मार्को रूबियो आ जाए, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आ जाए। पॉलिसीज़ वही चलेंगी, क्योंकि पॉलिसी प्रेसिडेंट नहीं बनाता है, उसको कार्यान्वित करता है, एग्ज़ीक्यूट करता है, पॉलिसी बनाती है डीप स्टेट। और अब डीप स्टेट को पता चल गया है कि अगर ऐसी गुडी-गुडी हम रहे, तो यूएस ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड चाइना विल टेक ओवर। इसीलिए अपने फ्रस्ट्रेशन में उसने जाके वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। अब ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश कर रहा है। अपने जितने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनमें से चाइना और रशिया के जितने भी प्रभुत्व है, उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अब जानता है कि वो फ़ोर्स के साथ ही कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है। चाइना ने सब जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अमेरिका को कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये चीज़ अब चलेगी, ये मत सोचिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज ट्रंप है, तो ये हो रहा है। नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन ऐसे ही रहने हैं अगले 50 सालों तक। 19-20 का फ़र्क आ सकता है बस, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। तो ये पॉलिसी है। आप देखिए पाकिस्तान के साथ जिनको पता है कि वहाँ पे कभी डेमोक्रेसी नहीं रही, कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही, उसके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। ये सऊदी अरेबिया, उससे बड़े अच्छे संबंध हैं, वहाँ पे कभी डेमोक्रेसी नहीं रही। और इंडिया के लिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोलता रहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। हर कंट्री में वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है। इसीलिए उसने इराक पे अटैक कर दिया था। बॉटम लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि व्हाई इंडिया। इंडिया क्यों गेन करेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। पहला पॉइंट मेरा यह है कि केवल इंडिया ही है जो कि अमेरिका के आगे अभी तक झुका नहीं है। डंके की चोट पे बोला है उसने कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराने में। आप 50% लगा रहे हैं, आप 500% लगाइए, 1000% लगा दीजिए, लेकिन हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस के लिए नहीं खोलेंगे। हम रशिया से चीप ऑयल लेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता के बेनिफिट के लिए है। हम लेंगे, आपको जो करना है करिए। ये केवल मोदी बोल पाए। जीपिंग इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि उनके पास बैकिंग बहुत है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ईवीज हैं, इसलिए वो बोल सकता है। इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया तो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है यूएस को। लेकिन इंडिया के पास एक चीज है, हिम्मत। हिम्मत से बोल रहे हैं, ताकत से बोल रहे हैं। एक रीजन तो ये है। दूसरा, दुनिया जानती है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। यहां पे इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं होते, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। पार्लियामेंट बहुत एक्टिव पार्लियामेंट है इंडिया की। यूएस में देख लीजिए आप, प्रेसिडेंट खड़ा होके मार्गो लोगों में फ्लोरिडा में बैठ के कोई डिसीजन ले लेता है। कांग्रेस को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। छोटे-छोटे डिसीजन भी उनको पार्लियामेंट में ला के उसको पास कराना होता है। चाहे आज नंबर है, हो सकता है कल नंबर ना हो, कराना पड़ता है। तो दुनिया को ये पता है कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और इंडिया में इलेक्शंस में फेयर फेयर इलेक्शंस होते हैं और जो जीतता है डिसीजन उसकी पार्टी का होता है, लेकिन अल्टीमेटली पास पार्लियामेंट करता है। तो इसमें कई चेक एंड बैलेंस है इंडिया की पॉलिटिक्स में और इंडिया के डिसीजंस में, जो कि एबनॉर्मल नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में होता है, जो आर्मी चीफ ने बोल दिया वो फाइनल हो गया, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ऐसा इंडिया में नहीं है। तो दुनिया का विश्वास जगता है इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। और भाई साहब, 1.5 बिलियन लोगों की कंट्री है, उसको संभालना क्या कोई आसान है? और वो भी एक वासुदेव कुटुंबकम के फॉर्मूले पे कि पूरी दुनिया हमारी है, हम पूरे दुनिया के हैं। ये वैसी चीज अब मानने वाली नहीं है, ये बहुत गलत है, लेकिन फिर भी चलिए। और ये भी दुनिया देख रही है कि आज इंडिया के संबंध बाकी कंट्रियों से बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान और नाउ बांग्लादेश। और ये बेसिकली एक रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज है। और अगर इंडिया अगेंस्ट इस्लाम होता, तो सऊदी अरेबिया से कैसे फ्रेंडशिप है, यूए से कैसे है, इंडोनेशिया से कैसे है, मलेशिया से कैसे है, जो कि प्रीडोमिनेंट है मुस्लिम कंट्रीज, दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। ये भी दुनिया देख रही है कि ये लोग फेनेटिस्ट नहीं है,
फेनेटिज्म में नहीं विश्वास करते हैं। ये सर्वधर्म को विश्वास करते हैं कि जो धर्म है सब अपने लिए अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि पूरी दुनिया इंडिया को मानती है। आपको याद होगा दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने मोर देन 100 कंट्रीज़ को दी थी, जब इंडिया को भी ज़रूरत थी। मोदी जी की आलोचना भी हुई थी इसमें, लेकिन फिर भी मोदी जी ने पूरी मोर देन 100 कंट्रीज़ को सप्लाई किया था। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग यूएसए, उनके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उससे 3 गुनी ज़्यादा वैक्सीन थी, लेकिन उन्होंने उसको रिज़र्व में रखा कि हमारे कल को काम आएगी, एंड उन्होंने नहीं दी किसी को भी, और कुछ कंट्रीज को दी भी तो वो एक्स्ट्रा चार्ज के साथ दी। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मोस्ट ऑफ देम, आई विल नॉट से 100%। दुनिया देख रही है। आपको उसके बाद ये भी पता है कि जब अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। जहां जहां भी कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, इंडिया इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। ये चीज ऐसे ही नहीं है, दुनिया देखती है। टर्की जैसा कंट्री जो कि इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब जरूरत हुई तो इंडिया ने उसका साथ दिया उस हद तक कि आपके लोग बचे, कम से कम नुकसान हो एक नेचुरल कैलेमिटी का। ये भी दुनिया ने देखा। और एक रीजन मैं और भी मानता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि दुनिया ये देख रही है कि इंडिया की जो एवरेज लाइफ है दैट इज लेस देन 30 ईयर्स, और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। टुडे इट इज 1.5 एंड मे बी आफ्टर 10 ईयर इट विल बी 1.75। चाइना, जो कि यूएसए के बाद नेक्स्ट है, उसकी कम हो रही है। एंड वहां पे ओवर एज्ड लोग ज्यादा है, यंग जनरेशन नहीं है। इवन यूएसए और जापान एंड ऑल द यूरोप कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम कि उनकी एजिंग पॉपुलेशन है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें एजिंग पॉपुलेशन नहीं है, इसमें लेस देन 30 ईयर्स की एवरेज लाइफ है आज के दिन में। तो जानते हैं भाई, काम तो वही करेगा ना यार, जो कि 30-35 साल का होगा। 70 साल का आदमी काम तो ना करेगा। तो फ्यूचर लोग ये भी देख रहे हैं कि आज से 20 साल के बाद अगर आज हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 20 साल के बाद इंडिया में क्या वैल्यू होगी और वो चाइना में क्या वैल्यू होगी, जहां की उसकी पॉपुलेशन आज 1.3 है, तो अगले 20 साल में वो केवल 750 मिलियन रह जाएगी। ये भी तो लोग देख रहे हैं ना। और दोस्तों, जो एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडिया के फेवर में जाता है पूरी दुनिया में, वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। वास्ट पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन इंडिया, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चाइना में है, चाइना इज इक्वल टू इंडिया, आई वुड नॉट से, इवन इन सर्टेन केसेस इट इज बेटर देन इंडिया। लेकिन चाइना इज ए ब्लैक बॉक्स। चाइना के लोग बाहर जाते हैं, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, दे गो बैक टू चाइना एंड गिव बैक टू चाइना, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। आपको पता होगा, इसलिए यूएस में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गया है चाइनीज इंजीनियर्स का, स्पेशली इन बेसिकली जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वहां पे। क्यों? क्योंकि दे डोंट बिलीव चाइनीज। इंडिया का जो भी इंजीनियर होगा, वो एक्चुअली जाता है तो वहीं बस जाता है। ही इज नॉट, मोस्टली पीपल आर नॉट कमिंग बैक टू इंडिया। आई एम नॉट सेइंग टुमारो व्हाट विल हैपन, बट टुडे पीपल आर नॉट कमिंग बैक टू इंडिया। सो पीपल नो कि ये हमारे घर आए हैं, ये हमारे घर ही रहेंगे, इनके बच्चे भी यहीं रहेंगे। सो दे विल बी पार्ट ऑफ अस, सो वी कैन शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद देम, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। इसलिए आपको पता है कि नासा के ज्यादातर इंजीनियर जो हैं, वेरी गुड परसेंटेज, मे बी 30 to 35% इंजीनियर्स आर इंडियंस, इंडियन ओरिजिन के। ये भी तो पूरी दुनिया देखती है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो अमेरिका का डाउनफॉल हो रहा है, उसको लेने के लिए जो अमेरिका वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, वो वैक्यूम, आप जानते हैं कि कोई भी वैक्यूम होता है तो हवा, जो बाहर की हवा होती है एटमॉस्फेयर की, वो उसको लेने की कोशिश करती है, उस जगह जाने की कोशिश करती है। सिंपल साइंस का फॉर्मूला। तो फिल द गैप, कोई जगह खाली नहीं रहती, एयर सब जगह रहती है। तो उसको फिल करने के लिए कौन सा कंट्री है, आप खुद सोच के बताइए, कौन सा कंट्री है जो कि वो जगह ले सकता है। अमेरिका इज गोइंग डाउन, और जो आज वो 5% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये होगा, आरआईसी बनेगी, और उसके बाद देखिएगा कुछ समय के बाद आपका डॉलर की वैल्यू डाउन होगी, और जिस दिन डॉलर की वैल्यू डाउन होगी, यूएस की वैल्यू डाउन होगी। तो कौन सा कंट्री होगा जो उसकी जगह लेगा अगर यूएस डाउन हो रहा है तो? चाइना? नहीं। रशिया?
रशिया इज एंगेज इन लॉट ऑफ वॉर्स। हु एल्स? यूरोप। यूरोप में तो इलीगल माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि कल को पता नहीं कि पूरा यूके इट विल बी ए मुस्लिम कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री। आपको पता नहीं, फ्रांस कल को मुस्लिम कंट्री होगा या क्रिश्चियन कंट्री होगा। सेम थिंग विद जर्मनी एंड जापान। बहुत वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत एजेड है, दे आल्सो गोइंग डाउन, और देयर इज स्टैग्नेशन देयर। कौन सा कंट्री है पूरा देश में, हमको तो इंडिया के सिवा कोई नाम ही ध्यान में नहीं आ रहा है विच कैन फिल द गैप। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया क्यों, और बॉटम लाइन में बोलना चाहता हूं कि इंडिया एक्ट लाइक ए फ्रेंड विद ऑल, इक्वल लेवल पे जाके बात करता है, चाहे वो नेपाल हो चाहे यूएस। हिंदुस्तान के लिए दोनों बराबर हैं, केवल अपने दो जो बगल के बहादुर हैं उनको छोड़ दो, बाकी सबके साथ इंडिया एक लेवल पे बात करता है, अपने से छोटा समझ के किसी से बात नहीं करता, सबको अपने बराबर समझता है। वो भी एक सॉवरेन कंट्री है, हम भी एक सॉवरेन कंट्री है। इसीलिए इंडिया एक्ट लाइक ए फ्रेंड्स, नॉट द मास्टर्स लाइक यूएसए। यूएसए अपने को मालिक समझने लगा है पूरी दुनिया का, और मालिकानापन जिसके साथ दिल नहीं होता ना, वो बहुत दिन तक कायम नहीं रह पाता। दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई मास्टरी कर रहा है, कोई आपके ऊपर मास्टर बैठा है, तो वो तभी तक बैठा है जब तक कि वो पावरफुल है। जिस दिन वो पावर हट जाती है, मास्टर मास्टर नहीं रह जाता, उसको ठोकर मार के फेंक दिया जाता है। और मुझे लगता है कि अगले 20 साल में यही कुछ होने वाला है। तो ट्रम्प साहब और यूएसए, 5% छोड़ो, 1000% लगा लो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। गूगल बंद करना है तो कर लो, फेसबुक बंद करना है कर दो, यूट्यूब बंद करना है कर दो। हम चाहते हैं कि कल का बंद करता हुआ आज बंद करो, जिससे उतनी ही स्पीड से हम अपने अल्टरनेट सोशल मीडिया या सोर्सेस हम डेवलप कर सकें। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि आप क्या सोचते हैं कि कल हिंदुस्तान का है, या कल भी आपको लगता है यूएसए का ही रहेगा? जबकि आपको भी पता है 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड, जीडीपी के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट कंट्री हो जाएगा। और आज भी इंडिया की जो ग्रोथ है, दैट इज जो प्रिडिक्टेबल है 2026 की, वो 7.2% है। 7.2% बहुत होती है एक ग्रोइंग इकोनॉमी की, बड़ी इकोनॉमी की। ऐसी कंट्री जहां पे 50,000 आदमी, उनकी बात नहीं कर रहे, जहां पे 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, उसमें 7% से ग्रो करना, स्पाइट ऑफ ऑल टैरिफ्स प्रेशर एंड अदर प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर ये प्रेशर हट जाएगा, देन इंडिया विल ब्लूसम। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।